उत्तराखंड के इतिहास में अभी तक कुमाऊं के इतिहास में हमने चंद्र राजवंश में सोमचंद से लेकर रुद्रचंद तक राजा पढ़ लिए थे इससे पहले के वीडियो में। फिर रुद्रचंद्र के दो पुत्र हुए, एक का नाम कुंवर शक्ति सिंह और दूसरा है लक्ष्मी चंद। कुंवर शक्ति सिंह बड़ा पुत्र है, लक्ष्मी चंद छोटा पुत्र है। रुद्रचंद्र के दो पुत्र हैं। कुंवर शक्ति सिंह बड़ा पुत्र है लेकिन यह नेत्रहीन है। कुमाऊं का धृतराष्ट्र बोला जाता है। यह बहुत तीर्थ स्थलों में घूमा, देश में बहुत जगह तीर्थ स्थलों में घूमा कि इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। इसकी आंखों की रोशनी तो वापस नहीं आई, लेकिन इतनी जगह घूमने, इतने लोगों से मिलने, इतनी जगह जाने के बाद इसके ज्ञान में बहुत वृद्धि हो गई और इसका उपयोग इसने अपने पिता रुद्रचंद के समय और अब अपने भाई लक्ष्मी चंद के समय यह अपने ज्ञान का उपयोग करेगा और बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना करेगा। भूमि बंदोबस्त से संबंधित समस्त कार्य कुंवर शक्ति सिंह ही करता है। तो कुंवर शक्ति सिंह इन कार्यों को करने लगा और राजा बनेगा रुद्रचंद्र का छोटा पुत्र लक्ष्मीचंद। तो अब बात करते हैं अगले राजा लक्ष्मीचंद की। लक्ष्मीचंद के बारे में अगर पढ़ें तो सबसे पहले इसके उपनाम है। इसके उपनाम है, इसको लक्ष्मीचंद भी बोला जाता है। लक्ष्मीचंद बोला गया है इसको सीरा से जो प्राप्त वंशावली प्राप्त हुई है, सीरा से जो वंशावली प्राप्त हुई है उसमें लक्ष्मीचंद नाम है इसका। मूनाकोट के ताम्रपत्र में इसका नाम लक्ष्मण चंद्र है। मानवता काव्य में इसका नाम लक्ष्मण है और एक और नाम है इसका लखुली विराली। ये नाम क्यों पड़ा ये अभी बाद में बात करेंगे इसमें वीडियो में आगे। गढ़वाल युद्ध के समय इसका यह नाम पड़ा था। तो लक्ष्मीचंद इसके उपनाम है या अन्य नाम है। लक्ष्मीचंद, लक्ष्मण चंद, लक्ष्मण या लखुली विराली। लक्ष्मीचंद के समय इसके भाई कुंवर शक्ति सिंह ने भूमि की नाप का कार्यालय बनाया, बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की और भूमि से संबंधित समस्त कार्य कुंवर शक्ति सिंह ने ही किए। दो कचहरियां बनाई गई इसके समय में, दो कचहरियां। एक का नाम है न्योवाली न्यायवाली, न्योवाली न्यायवाली और दूसरी कचहरी का नाम है बिस्टाली। जो ये न्योवाली न्यायवाली कचहरी है यह समस्त जनता के लिए थी और जो दूसरी बिस्टाली है यह केवल सैनिक मामलों के लिए, इसमें केवल सैनिक मामले सुने जाते थे। तो ये दो कचहरियां बनाई। इसने जो राज्य कर्मचारी थे उनको तीन भागों में बांट दिया। तीन भागों में राज्य कर्मचारियों को बांट दिया। सबसे पहले को बोला गया सरदार। जो ये सरदार है ये परगने का शासक होता था, मतलब परगने का शासन इस सरदार संभालते थे और जो राज्य के बड़े बड़े पद हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते थे। तीन श्रेणियों में बांटा उसने राज्य कर्मचारी को। पहला है सरदार बोला गया, यह परगने का शासन संभालता है और राज्य के जो बड़े बड़े पद हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, सरदार श्रेणी के अंतर्गत। दूसरा है फौजदार। इस फौजदार में आते हैं सेना के अधिकारी। जो सेना के अधिकारी हैं वो इस श्रेणी में आ गए फौजदार में। और तीसरी श्रेणी है जिसको बोला गया नेगी। इस नेगी श्रेणी में जो छोटे छोटे कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, वो इस श्रेणी में आए नेगी में। और जो नागरिक प्रशासन है वो इसी के अंतर्गत आता है। इन्हीं लोगों को इसकी व्यवस्था करनी है। नागरिक प्रशासन इन लोगों की जिम्मेदारी में है। ये राज्य के छोटे कर्मचारी हैं, नागरिक प्रशासन इनकी जिम्मेदारी है और अनाज के रूप में इनको दस्तूर मिल रहा है। तो ये तीन भागों में इसने राज्य कर्मचारियों को बांट दिया। लक्ष्मीचंद ने सेना, जिसको कटक बोला जाता था, उस सेना में बीसी बंदूक नामक कटक की स्थापना की। बीसी बंदूक
नामक कटक की। ये क्योंकि इसमें क्या होता था, ये सेना को वेतन नहीं देगा, बदले में जमीन दे देगा, तो जमीन देता था। और ये कटक वाले जो सेना वाले हैं, जब राजा कहीं युद्ध में जाएगा या कोई युद्ध होगा, तो ये जमीन कमाने वाले जितने भी लोग हैं कटक वाले, वो राजा के पक्ष से युद्ध में भाग लेंगे और राजा का साथ देंगे युद्ध में। तो ये था देसी बंदूक नामक कटक। लक्ष्मी चंद के समय कुछ जगहों के नाम रखे गए कि किस जगह का क्या नाम होगा, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बाद डिटेल में लक्ष्मी चंद ने क्या क्या किया वो इसके बाद पढ़ते हैं। लक्ष्मी चंद की मदद इसमें इसके भाई कुंवर सत्य सिंह ने की, वही व्यवस्था देख रहा है। तो टीका माल की आमदनी, राज्य में जो आमदनी हो रही है या टीका माल जो भी मिल रहा है, उसको रखने की जो जगह है उसका नाम रखा गया भंडार। कपड़े और भेंट रखने की जो जगह है, राजा के कपड़े भेंट ये जो उसको मिल रही हैं, ये रखने की जो जगह है उसको बोला गया कोट्याल। एक जगह है ठाठ नाम की, इसमें क्या है, गाय भैंस रखने की जगह। जो गाय भैंस रखने की जगह है इसको बोला गया ठाठ, और जो इसका मुखिया है उसको बोला गया ठठवाल। राजा के कपड़े, जूते, चप्पल, खिल्लत का सामान जो उसको मिला हुआ है, निजी हथियार जो इसके हथियार हैं, ये सब रखने की जो जगह है उसको बोला गया सेजवाल। और जो इसका मुखिया है उसको बोला गया सेजियाली। धनुष, तीर, कमान, तलवार, जो राजा के धनुष, तीर, तलवार आदि इन चीजों को रखने के लिए इस जगह को बोला गया खेल खाना। धनुष, तीर, तलवार, कमान आदि ये जिस जगह पर रखी गई हैं उसको बोला गया है खेल खाना। और ये सेजवाल में राजा के निजी हथियार है। दारूघर नाम की जगह है, इसमें क्या रखा गया, बारूद, सोरा, गंधक इत्यादि चीजें रखी गई हैं। लाखा, बोका और हिलवाण, ये बकरियां हैं। लाखा, बोका, हिलवाण, इस नामक बकरियां रखने की जो जगह है, ये बकरियां रखने की जो जगह है उसको बोला गया सीकर। तो ये कुछ जगह है। यूपाल की भी नियुक्ति की गई है। यूपाल का क्या कार्य है, ये बर्फ की डाक चलाते हैं। यूपाल बर्फ की डाक चलाते हैं और रोज राजा के लिए पिंडारी से अल्मोड़ा बर्फ आती थी। ये बर्फ की डाक चलाने वाले रोज आ रहा है, पिंडारी से अल्मोड़ा रोज बर्फ आ रही है, तो ये बर्फ की डाक चलाने वाले इनको क्या बोला गया, यूपाल। लक्ष्मीचंद के कार्यों की अगर बात करें तो इसने अल्मोड़ा में महादेव मंदिर बनवाया और महादेव का नाम यहां लक्ष्मीश्वर रखा। अल्मोड़ा में महादेव मंदिर बनवाया और महादेव का नाम लक्ष्मीश्वर रखा। और यहीं पर चाय बाड़ी का निर्माण किया, जिसका जीर्णोद्धार पंडित ज्वालादत्त जोशी ने बाद में किया। महादेव मंदिर का नाम लक्ष्मीश्वर रखा और यहीं पर चाय बाड़ी का निर्माण किया, और इसी चाय बाड़ी का बाद में पंडित ज्वालादत्त जोशी जी ने जीर्णोद्धार किया था। इसने बहुत बाग बगीचे लगवाए, नरसिंह बाड़ी, पांडे खोला, लक्ष्मीश्वर आदि बाग बगीचे लगवाए इसने। 1602 ईस्वी में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया। लक्ष्मीचंद जहांगीर से भी मिला था, तुझके जहांगीरी में इसका जिक्र है, और जहांगीर ने इसको सबसे पहाड़ी धनी राजा कहा है। जहांगीर ने लक्ष्मीचंद को सबसे धनी पहाड़ी राजा कहा। लक्ष्मीचंद ने तिब्बत के साथ भी व्यापार व्यवस्थित किया और इसने हुणों के साथ जो सीमा विवाद था उसको भी सुलझाया अपने समय में। दानी भी है, 8 दान पात्र बागेश्वर के नाम के हैं। अब जो इसका महत्वपूर्ण आता है, इसने 7 बार गढ़वाल पर हमला किया। लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पर हमला किया। इसके समय गढ़वाल का शासक है मानसा। सात बार गढ़वाल पर हमला कर रहा है, गढ़वाल का शासक मानसा है, और यह 7वां बार लक्ष्मीचंद हार गया। 7वां बार लक्ष्मीचंद की यहां पर हार हो गई। मानसा का सेनापति यहां पर था नंदी।
नंदी नाम था जो मानसा का सेनापति था। इतना कहा जाता है कि एक बार तो नंदी ने कुमाऊं की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया। तो ये 7 बार गढ़वाल का राजा से लक्ष्मीचंद हार गया, मानसा से लक्ष्मीचंद हार गया। अब ये 8वीं बार हमला करेगा। हाँ, अब ये 7 बार जब ये हार गया तो ये छुप छुप के वापस आया। जब 7 बार हार गया तो अपनी राजधानी आते हुए ये पालकी में बैठकर छुपकर अपने राजमहल तक आया। तो इसलिए इसका नाम लखुरी विराली रखा गया। यहां से इसका नाम, जो उपनाम था इसका, लखुरी विराली, यहां से रखा गया। अब ये 7 बार हारने के बाद इसने 8वीं बार फिर से गढ़वाल पर हमला करने की योजना बनाई और यह गढ़वाल पर अब हमला करेगा। इस बार इसका सेनापति है जिसका नाम है गैड़ा, गैड़ा सिंह या गैड़ा। और अब मानसार के सेनापति का नाम है खतर सिंह, खतर सिंह या खतड़वा। लक्ष्मीचंद 8वीं बार गढ़वाल पर हमला कर रहा है। मानसा का सेनापति है खतर सिंह या खतड़वा, लक्ष्मीचंद का सेनापति है गैड़ा। अब जब ये 8वीं बार युद्ध होता है तो लक्ष्मीचंद आंशिक सफल होता है। आंशिक रूप से इसको सफलता मिल रही है, पूर्ण सफलता नहीं मिल रही, आंशिक सफलता मिल रही है। और यह गढ़वाल के कुछ क्षेत्रों में अधिकार करके वहां लूटपाट कर देता है और धन इकट्ठा करके वापस आता है। इसी खुशी में कुमाऊं में तब से, और इस युद्ध में खतर सिंह की मृत्यु हो जाती है, खतड़वा मारा जाता है। तो लक्ष्मीचंद इस युद्ध में आंशिक रूप से सफल होता है और इसकी जीत हो जाती है और यह धन लूट के भी लेके आता है। तो इसी जीत के उपलक्ष्य में खतड़वा का त्योहार कुमाऊं में मनाया जाता है तब से। तो ये लक्ष्मीचंद की बात हो गई। अब जब खतड़वा मनाया जाता है तो उसमें बोलते हैं गै की जीत खतड़ की हार। यहां पर गै इसके सेनापति गैड़ा के बारे में 2 मान्यताएं। पहली है कि गै मतलब यहां पर गैड़ा है, खतड़ की हार, खतड़वा की हार हो गई। और दूसरा है गै की जीत खतड़ की हार। गै मतलब गाय, चंदों का राज्य चिन्ह गाय, तो गाय की जीत खतड़ की हार। गाय की जीत मतलब चंदों की जीत, क्योंकि राज्य चिन्ह है। तो इसके 2 अर्थ है। गै में एक पक्ष इसको मान रहा है, एक पक्ष गाय को मान रहा है, तो गै की जीत खतड़ की हार इसलिए बोला जाता है। तो इस तरह से लक्ष्मीचंद 8वीं बार में सफल हुआ है। 7 बार हारा, और जब ये 7 बार हारा है लक्ष्मीचंद, तो इसके किले का नाम जनता ने स्यालबुंगा रख दिया, स्यालबुंगा। 7 बार हारने के बाद इसके किले का नाम स्यालबुंगा रख दिया, इसका नाम लखुली विराली रख दिया। छुप छुप के आ रहा है। 8वीं बार आंशिक रूप से सफल हुआ और इसने सफलता इतनी उत्साह से मना दी कि त्योहार ही मना दिया। तो ये है लक्ष्मीचंद के बारे में। लक्ष्मीचंद के 21 पुत्र बताए गए हैं, उसमें से हम 4 पुत्रों की बात करते हैं इसके। दिलीप चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद और नील गुसाई या नीला गुसाई। लक्ष्मीचंद के बाद दिलीप चंद राजा बनता है, 3 वर्ष तक शासन करता है। और दिलीप चंद ने जो अपने सलाहकार है वो बना रखा सुखराम कार्की या सकराम कार्की और पीरू गुसाई को। दिलीप चंद ने जो अपना सलाहकार नियुक्त किया वो किया सुखराम कार्की को या सकराम कार्की, दोनों में से कोई भी नाम एक ही है। ये सुखराम कार्की और पीरू गुसाई, इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। ये पीरू गुसाई वही है जो इससे पूर्व में पहले सूर का बंदोबस्त अधिकारी भी रहा था, पीरू गुसाई। अब इन दोनों को अपना सलाहकार बनाया और यह दोनों सलाहकार हैं धूर्त, ये धूर्त राजनीतिज्ञ हैं। तो इसलिए भविष्य में जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका सलाहकार कौन है। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको भी जब कभी आप भविष्य में अच्छे पदों पर जाते हैं। तो ये दोनों हैं धूर्त सलाहकार। ये इसको कोई भी सही सलाह नहीं दे रहे, ये इसको अत्याचार करने की सलाह दे रहे हैं। अब दिलीप चंद ने राजा बनने के बाद क्या किया, इसने अपना जो मंत्री है वासुदेव पंत इसको हटा दिया।
वासुदेव पंत को इसने अपने मंत्री पद से हटा दिया और इससे पंतों और उप्रेतियों में फिर से विवाद हो गया। पहले से ही विवाद था इनमें। मैंने बालो कल्याण संधि के समय बताया था आपको पहले वीडियो में कि मणकोटी में पंत और उप्रेतियों में विवाद था। एक उप्रेती मंत्री ने छल से राजा को मरवा दिया। बाद में पंतों की मदद से मणकोटी राजा के जो पुत्र है उसको गद्दी सौंपी गई और तब से पंत उनके मंत्री रहे। ये पहले वीडियो में पढ़ा लिया, एक बार देख लीजिएगा वहां। अब पंत तब से मणकोटी में मंत्री रहे राजाओं के। बाद में बालो कल्याण चंद ने वहां अधिकार कर लिया था। और उप्रेती तब से ये बोला जाता है कि एक उप्रेती था जो प्रयागराज में जिसने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली और मरते समय ये बोला कि एक दिन मैं दोबारा जन्म लूंगा और पंतों को परेशान करूंगा। अब ये कहानी यहां पर जुड़ गई। पंत और उप्रेतियों में पहले से विवाद है। दिलीप चंद ने अपने मंत्री वासुदेव पंत को हटा दिया तो पंतों ने ये बोला कि ये वही उप्रेती है जो मर गया है और इसमें उप्रेतियों का अवतार हो गया दिलीप चंद में, इस वजह से यह पंतों को परेशान कर रहा है। तो पंत और उप्रेतियों में विवाद और बढ़ गया और पंत राजा के विरोध में आ गए। राजा ने मंत्री को तो हटा ही दिया, साथ में राजा ने पंतों के नेता जैतराम पंत या जैता पंत को भी मरवा दिया। दिलीप चंद ने पंतों के नेता जैतराम पंत या जैता पंत को मरवा दिया और ये बोला जाता है कि इसने इसकी लाश जब जलवाने को बोल दिया तो इसकी लाश से जो धुआं निकला यह राजा के महल तक पहुंचा और राजा को इतना विषाक्त, इतना विषैला यह धुआं लगा कि इसकी मृत्यु के 7 दिन बाद राजा की भी मृत्यु हो गई क्षय रोग से। क्षय रोग से 7वें दिन राजा की भी मृत्यु हो गई। तो दिलीप चंद के बारे में इतना था। इसने 3 वर्ष शासन किया। मंत्री वासुदेव पंत को हटा दिया। सुखराम कार्की और पीरू गुसाई इसके सलाहकार थे। ये बहुत धूर्त लोग हैं, अभी इनके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। और राजा ने पंतों के नेता जैतराम पंत और जैता पंत को मरवा दिया और फिर उसके बाद 7वें दिन राजा की भी मृत्यु हो गई क्षय रोग से। अब ये जैतराम पंत को जब मरवाया, इसमें भी पंडित रुद्रदत्त पंत जी कहते हैं कि जैतराम पंत को वो निर्दोष मानते हैं, लेकिन अटकिंसन कहते हैं कि जैतराम पंत उप्रेतियों के गांवों को उजाड़ रहा था, वहां लूटपाट कर रहा था, इसलिए राजा ने उसको मरवाया। बहरहाल जो भी बात है दिलीप चंद के बारे में ये बात हो गई। अब दिलीप चंद के बाद अगला राजा बनेगा विजय चंद। विजय चंद कम उम्र में राजा बन रहा है और पीरू गुसाई सुखराम कार्की ये तो पहले से ही राजा के सलाहकार रहे थे, ये पहले से ही हैं। इनके साथ अब सोर से विनायक भट्ट आ गया। पीरू गुसाई और सुखराम कार्की पहले से ही थे, अब इनके साथ सोर से विनायक भट्ट आ गया और ये तीनों की तिकड़ी अब ये धूर्त एक एक करके विजय चंद्र को तो सबसे पहले भोग विलास में लिप्त रखते हैं। इसको राज सत्ता से दूर रखते हैं, इसको भोग विलास में लिप्त रखते हैं और पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। मुखिया है इनका पीरू गुसाई। राज्य में अराजकता फैल रही है। अब इनके अत्याचार बढ़ रहे हैं। राजा को कोई मतलब नहीं है राजकाज से, वो भोग विलास में लिप्त है और इन तीनों का शासन चल रहा है। अब ये तीनों तय करते कि एक एक करके ये उत्तराधिकारी को मारा जाए, लक्ष्मी चंद के पुत्रों को मारा जाए। तो सबसे पहले ये तीनों मिलकर नीला गुसाई या नील गुसाई की आंखें फोड़कर मार देते हैं। नीला गुसाई या नील गुसाई की आंखें फोड़कर
इसको मार देते हैं। इसी नील गुसाई का पुत्र बाज बहादुर चंद बनेगा, बाद में राजा बनेगा। इसी नील गुसाई का पुत्र है बाज बहादुर चंद, जो बाद में राजा बनेगा। तो नील गुसाई या नीला गुसाई को तो मार देते हैं तीनों मिलकर इसकी आंखें फोड़कर। अब ये तिरमल चंद और नारायण चंद को भी मारना चाहते हैं, तो तिरमल चंद तो भाग जाता है गढ़वाल को। तिरमल चंद भाग गया गढ़वाल और नारायण चंद भाग गया डोटी को, नेपाल में। अब ये दोनों भाग गए। विजय चंद का राज चल रहा है। अब जब भागने के बाद तिरमल चंद्र वहां से पत्र व्यवहार कर रहा है पीरू गुसाई को। ये यहां से चिट्ठियां लिख रहा है इसको कि तुम विजय चंद को मार दो, मैं राजा बनूंगा तो तुम्हें उचित स्थान दूंगा राज्य में। पीरू गुसाई विजय चंद को मरवाने के लिए जो रसोई का दरोगा है, रसोई में कार्य करने वाला रसोई का दरोगा, और जो वहां काम कर रही है राज चेलियां, उनको अपने साथ मिला लेता है। खाने में जहर देकर विजय चंद की हत्या कर देते हैं। ये तीनों का रोल है इसमें, और पीरू गुसाई इसकी हत्या कर देता है। तिरमल चंद का भी इसमें योगदान है। यहां से चिट्ठियां लिख रहा है पीरू गुसाई को। अब ये इसको मार देते हैं। जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो अब अगला राजा कौन बने, इसमें मेहरा और फर्तियाल गुट है, जो पहले से ही चला हुआ आ रहा है। मेहरा और फर्तियाल, इन गुटों में फिर से विवाद होता है। मेहरा गुट है तिरमल चंद के पक्ष में, फर्तियाल गुट है नारायण चंद के पक्ष में। तो मेहरा गुट गढ़वाल को चला जाता है तिरमल चंद को लेने, फर्तियाल गुट डोटी चला जाता है नारायण चंद को लेने। जो पहले पहुंचेगा राजा वो बनेगा। पहले पहुंचता है तिरमल चंद। मेहरा गुट तिरमल चंद को पहले राजधानी ले आता है और तिरमल चंद का राज्याभिषेक कर देते हैं और इसको राजा बना देते हैं। अब कुछ समय बाद पहुंचता है नारायण चंद। जब ये देखता है कि तिरमल चंद तो राजा बन गया, नारायण चंद वापस डोटी को चला जाता है। और इस तरह से अब जो अगला राजा बनेगा वो बनेगा तिरमल चंद। अब अगला राजा बन रहा है तिरमल चंद। सबसे पहले तो सुखराम कार्की को मारता है, क्योंकि इसी सुखराम कार्की ने विजय चंद को मारा है। पीरू गुसाई, सुखराम कार्की और विनायक भट्ट, तीनों का सहयोग है, लेकिन पीरू गुसाई ने मुखिया है इन तीनों का, और सुखराम कार्की ने विजय चंद को मार दिया। रसोई में के लोगों के साथ मिलकर, दरोगा राजचेले के साथ मिलकर उसके खाने में जहर देकर उसको मार दिया। तो तिरमल चंद ने सबसे पहले तो सुखराम कार्की को मारा। इससे सुखराम कार्की को यह भी सबक मिल गया कि दो प्रतिद्वंदियों के बीच में अगर कोई तीसरा अपना फायदा देखता है तो उसका अंजाम क्या होता है। इसके बाद विनायक भट्ट की आंखें फोड़ दी। एक एक करके तीनों को सबक सिखाएगा। सुखराम कार्की को मरवा दिया क्योंकि इसने विजय चंद को मारा था। विनायक भट्ट की आंखें फोड़ दी और पीरू गुसाई को देश निकाला दिया। इसको मारा नहीं, देश निकाला दिया। क्यों? क्योंकि तिरमल चंद्र जब गढ़वाल में था तो इसको चिट्ठियां लिखता था विजय चंद को मरवाने के लिए। फिर जब विजय चंद को मार दिया तो इसने चिट्ठियां इसकी लिखी, तो इसने इसकी मदद की। इस वजह से इसको मारता नहीं है लेकिन देश निकाला कर देता है। लेकिन अब तिरमल चंद्र को यह डर रहता है कि पीरू गुसाई के पास उसके चिट्ठियां हैं, अगर ये सार्वजनिक होगी तो उसकी आने वाली पीढ़ी और इसके बारे में गलत चीजें बोली जाएंगी। तो ये इसको प्रयाग भेज देता है और इससे जितनी चिट्ठियां हैं वो अपने पास रख लेता है। सारी चिट्ठियां तिरमल चंद ले लेता है और पीरू गुसाई जब ये सारी चिट्ठियां इसको दे देता है तो प्रयाग में यह सोना गलाकर उसको पीकर आत्महत्या कर लेता है। अपना प्रायश्चित करने के लिए सोना गलाकर पीकर ये आत्महत्या कर लेता है पीरू गुसाई। तो इस तरह से तीनों को मार दिया है, तीनों की मृत्यु हो गई। अब तिरमल चंद 1630 ईस्वी के लगभग, अच्छा इससे पहले अब जब ये तीनों को मार देता तो अब ये अपनी रसोई के लिए नियम बनाता है और जो रसोई के लोग इसमें शामिल थे, दरोगा राजचेलिया, उनको भी तिरमल चंद मरवा देता है। और अब यह रसोई में कि कोई जहर देके इसको न मार दे, यह रसोई के बहुत सारे नियम बना देता है। और नीलू कठायत के वंशज कर्ण कठायत को अपना
रसोई का दरोगा नियुक्त करता है। गरुड़ ज्ञानचंद के समय में पढ़ा था हमने नीलू कठायत के बारे में। उसी के वंशज कर्ण कठायत को अपना रसोई का दरोगा नियुक्त करता है और इसी कर्ण कठायत के बाद ये 4 पीढ़ी तक ये इनके रसोइये के दरोगा यही रहते हैं, रसोई के दरोगा यही पीढ़ी रहती है। अब तिरुमाचंद रसोई के नियम बहुत कड़े कर देता है और कर्ण कठायत को वहां का दरोगा बना देता है। 1630 ईस्वी के आसपास खस राजा है पीर संबल या पीर संबल, यह कुमाऊं पर हमला कर रहा है और बार बार विद्रोह करके तिरुमाचंद को परेशान कर रहा है। तो 1930 के लगभग खस राजा पीर संबल को हराता है, उसको मार देता है और नीला गुसाई या नील गुसाई इसकी आंखें फोड़ के मारा था इन तीनों ने। नील गुसाई के पुत्र बाज बहादुर को गोद लेता है और इसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है और अब अगला राजा बाज बहादुर चंद बनेगा। उस समय बाज बहादुर चंद धर्माकर तिवारी नाम का एक व्यक्ति है, इसकी पत्नी उसका लालन पालन कर रही थी। बाज बहादुर चंद का धर्माकर तिवारी की पत्नी लालन पालन कर रही थी। तिरुमल चंद इससे बाज बहादुर चंद को लेता है, उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, गोद लेता है और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो अब अगला राजा बनेगा बाज बहादुर चंद।